हेलो दोस्तों, आज हमारी सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जैसे सी लैंग्वेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, प्रॉपर्टीज ऑफ सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज की थोड़ी सी शुरुआत और इसमें यूज़ किए जाने वाले कैरेक्टर्स, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और फर्स्ट सी प्रोग्राम में हम सी प्रोग्राम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जहाँ उसमें यूज़ की जाने वाली हेडर फाइल्स क्या होती है, जहाँ उसमें यूज़ किए जाने वाले फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। तो चलते हैं हमारे सेकंड लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे प्रोग्राम बनाने के काम आती है, सिस्टम प्रोग्राम बनाने के काम आती है, डिवाइस ड्राइवर्स भी इनमें बने हुए हैं, कोई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर वो भी इसमें बने हुए हैं। इस लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिचे ने यूएसए की AT&T बेल लैब्स में इन द ईयर्स ऑफ 1972। 1972 में इसे डेवलप किया था डेनिस रिचे ने। सबसे पहले क्या हुआ, मार्टिन रिचर्ड्स ने एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज डेवलप की, BCPL, जिसकी फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद एक और लैंग्वेज डेवलप की गई AT&T बेल लैब्स ਦੇ ਵਿੱਚ, जिसका नाम रखा गया B। ये माना जाता है कि BCPL का फर्स्ट लेटर के नेम पर इसका नाम रखा गया। रिचे ने पी लैंग्वेज को और डेवलप किया, जिसका नाम उन्होंने रखा C। ये माना जाता है कि BCPL का नेक्स्ट लेटर C उन्होंने यूज़ किया। इस सी लैंग्वेज पर बाद में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने थोड़ा सा काम किया और इसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर। सी लैंग्वेज का एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आम पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। कोई खास उद्देश्य नहीं है अभी इसका, कोई खास उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जैसे फॉर्ट्रन और कबूल एक पार्टिकुलर पर्पस को सामने रखते हुए डेवलप की गई है। पर सी लैंग्वेज क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो किसी भी उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता रखती है। इट इज़ रिलायबल एंड सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये रिलायबल लैंग्वेज है, सिंपल है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। सी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास हैं, जिसमें से मोस्टली है टर्बो सी, TC एंड बोरलैंड सी, जिसे हम शॉर्ट से BC कहते हैं। बोरलैंड सी में टर्बो सी से कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स शामिल किए गए हैं। और हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी। सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। A program written in C language for one computer can be run on any other computer very often without making any change, while other languages need some changes for the same. हम कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं जो एक टाइप के कंप्यूटर के लिए लिखा गया है, वो विदाउट या वेरी मिनिमल चेंजेस के साथ किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी हम आसानी से रन कर सकते हैं। जबकि कुछ लैंग्वेजेस थोड़ी सी उस प्रोग्रामिंग में चेंज चाहती हैं। सी इज फास्ट, सोर्स कोड इन सी लैंग्वेज कैन बी कंपाइल्ड एंड लिंक्ड क्विकली। जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसे हम कंपाइल करते हैं, वो बहुत फास्टली कंपाइल हो जाता है और अलग अलग उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है
वो उनके साथ भी आसानी से लिंक हो जाता है। C is compact. These statements in C language are generally short but are very powerful. C लैंग्वेज में यूज की जाने वाली स्टेटमेंट्स बहुत ही शॉर्ट हैं परंतु पावरफुल बहुत हैं। Several operations can be combined together in just one statement. कुछ ऑपरेशंस है जिन्हें हम एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो सारे स्टेटमेंट जो फीचर्स है वो सी लैंग्वेज को कम्पैक्ट बनाती है। सी को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है because C language has both the simplicity of the high level language and the advantages of low level language. In C language, the source code can be written more easily than low level language, so it is called middle level language. जैसे लो लेवल लैंग्वेज में हमें कोडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत समझ चाहिए, पर सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज बहुत आसान है सीखना। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंप्लिसिटी। सी हैज रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। सी में बहुत सारे पहले से फंक्शन डिफाइन किए गए हैं जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, वो भी इन्हें डिफाइन किया गया है, और कुछ प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स भी है। इट आल्सो रिसेंबल्स जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। ये जनरल इंग्लिश की तरह ही बहुत सारे आसान है सीखने में। इट आल्सो फॉलो स्ट्रक्चर अप्रोच, सो इट इज इजी टू लर्न आल्सो। ये स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो करती है, इसलिए इसे सीखना भी बहुत आसान है। क्लैरिटी। The availability and use of keywords and functions make the program more clear. बहुत सारे, क्योंकि हम प्रोग्राम जो लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम है हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन पार्ट्स को हम फंक्शन की सहायता से लिखते हैं। जब हम अलग अलग मॉड्यूल्स में या अलग अलग फंक्शंस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम को मोर क्लियर बना देता है लिखने के लिए और समझने के लिए। और पोर्टेबिलिटी, जैसे हमने पहले कहा है, प्रोग्राम जड़ा है इस सी लैंग्वेज का जब हम एक कंप्यूटर के लिए लिखते हैं तो बड़ी आसानी से हम दूसरे कंप्यूटर पर भी उसे चला सकते हैं। तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं? पोर्टेबिलिटी। क्विकर कंपाइलेशन। सी इज फास्ट। जो भी हमने सोर्स कोड सी लैंग्वेज में लिखा है, जब जो भी हमने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, वो बहुत ही फास्टली कंपाइल हो जाती है, अलग अलग लाइब्रेरीज के साथ लिंक हो जाती है, इसीलिए इसका रिजल्ट हमें बहुत फास्टली मिलता है और हम कह सकते हैं सी इज फास्ट। एरर्स आर इजीली डिटेक्टेड। The syntax errors can easily be detected by the C compiler. जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम उसमें कुछ एरर्स कर जाएं, कुछ सिंटैक्स एरर कर जाएं। जब हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कंपाइलर सभी एरर्स को पहले चेक करता है और बड़ी इजीली हमें वो एरर्स शो करता है और साथ में लाइन नंबर्स भी शो करता है, जिससे हम अपनी जो एरर्स की होंगी वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें बड़ी इजीली करेक्ट कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी। द सी प्रोग्राम मेड इन सी The programs made in C can be easily divided into small modules with the use of functions. जैसे C का प्रोग्राम है बहुत सारे फंक्शंस के साथ बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्राम्स में लिखते हैं, तो उस फीचर्स को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलरिटी। मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम है हम उनको छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट सकते हैं,
और फंक्शंस की सहायता से हम उन्हें पूरा करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। The various memory management functions are available in C. Help to save the memory and thus improve the efficiency of the program. हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ सिस्टम में और बहुत सारे प्रोग्राम रन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे सी लैंग्वेज में ऐसे फंक्शंस भी हैं जो मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, मेमोरी को सेव कर सकते हैं। These functions help to reduce the amount of space required by the program. तो उस फंक्शन की सहायता से हम जब कोई पहले यूज़ किए फंक्शंस की मेमोरी रिलीज कर देते हैं, तो क्या होता है, वो सेव हुई मेमोरी में ही हम अपने प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम सी लैंग्वेज की सहायता से हम मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट कोड। सी का कोड हम बहुत कॉम्पैक्ट में लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे अपडेटिंग ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और कर्सर फंक्शंस है। उसकी सहायता से हम प्रोग्राम को बहुत छोटा कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं रादर देन बड़ा प्रोग्राम बनाने। यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज जैसे हम समझते हैं कि बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के साथ हम सीपीयू रजिस्टर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिट वाइज ऑपरेटर्स की हमें सहूलत दी गई है। तो इसलिए हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पार्ट या कोई और सिस्टम प्रोग्रामिंग या डिवाइस ड्राइवर्स भी बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स। जैसे सी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं जो गिनती में 32 है, कम है। हर एक कीवर्ड का अपना एक मीनिंग है। हम कई बार कोई काम करना है तो उसी के साथ कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना काम बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसलिए हम लेसर नंबर ऑफ कीवर्ड्स, कई बार हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, पर सी लैंग्वेज में कीवर्ड बहुत कम है। प्रॉपर्टीज ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज क्या है? सी लैंग्वेज recognize the difference between uppercase and lowercase letters। देखो, सी प्रोग्राम एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम उसमें कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करती है। जनरली हम लोअर केस यूज करते हैं, पर कोई एक्सेप्शनल केसेस भी है जिसमें हम अपर केस भी यूज करेंगे। सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी रिटन फ्री फॉर्मेट। सी लैंग्वेज एक फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्राम है जो हम एक से ज़्यादा लाइंस में लिखते हैं, उन्हें हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली एक लाइन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हमने एक अलग अलग लाइंस में लिखा गया है। जैसे इसमें मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक और फंक्शन यूज किया है मेन फंक्शन के बॉडी में। तो ये फंक्शन क्या है, हमें हेलो प्रिंट कराएगा सर स्क्रीन में। तो हमने हर एक अलग अलग लाइन में सारी स्टेटमेंट्स लिखी है, परंतु हम उसे ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज एक फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। C language is a structured language. During the execution of the program, the control falls from one line at the bottom at the top to the next line below it. C language क्या है? एक structured language है। जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, तो उसका कंट्रोल बिल्कुल टॉप वाली लाइन को रीड करता हुआ वन बाय वन नीचे को रीड करता है। परंतु हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी यूज़ करते हैं जो आइट्रेशंस परफॉर्म करती हैं, या कोई जंप स्टेटमेंट्स भी यूज़ करते हैं जो कुछ लाइंस को स्किप करती हैं या किसी और लाइन पर जंप कर जाती है। पर हमारे एक
प्रोग्राम की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, पर जनरली हम इसमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही यूज करते हैं। द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट नोन एज फंक्शंस। सी प्रोग्राम हम छोटे छोटे यूनिट्स में डेवलप करते हैं जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। एवरी फंक्शन हैज ए नेम एंड्स विद ए पेयर ऑफ ब्रांचेस। हर एक फंक्शन का एक नेम होता है और उस नेम का एंड पेरेंथेसिस से होता है। जैसे हम देख रहे हैं मेन फंक्शन है हमारे पास, मेन फंक्शन के बाद में हमने ये राउंड पेरेंथेसिस यूज की है। एक और फंक्शन है हमारे पास प्रिंटफ, प्रिंटफ में भी हमने पेरेंथेसिस यूज की है। ये हमारे पास दो फंक्शन है। ऐसे हम जब आगे सी लैंग्वेज के और फंक्शन डेवलप करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आएंगे जिसे हम बहुत आसानी से सीखेंगे। और हमारे पास ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड आफ्टर द नेम ऑफ फंक्शन एंड इंक्लूडेड इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस आर नोन एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर करली ब्रेसेस भी यूज करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था, ऐसे करली ब्रेसेस, और इन करली ब्रेसेस के बीच में ही हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन। Whatever is included in the pair of parentheses placed after the name of the function is known as argument of the function। हम जब कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इन फंक्शन की पेरेंथेसिस में भी कुछ लिख सकते हैं, तो जिन्हें हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में एक हेलो आर्ग्यूमेंट लिखा था जो स्क्रीन में हेलो प्रिंट करवाता था। The C language has two types of function। जैसे पहले हमने एक मेन फंक्शन यूज किया, printf फंक्शन यूज किया, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन आएंगे। कुछ फंक्शन हम खुद बनाएंगे, कुछ फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज हैज टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन, जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। दीज आर डिफाइंड इन द कंपाइलर बाय इटसेल्फ। तो दीज फंक्शन जड़े है कम इस सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, इनकी बॉडी पहले से डिफाइंड है, परंतु कुछ फंक्शंस हम खुद डिफाइन करते हैं, खुद कुछ फंक्शंस की हम बॉडी खुद बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कि सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही आसानी से सीखेंगे। दी मेन फंक्शन इज ए स्पेशल फंक्शन। कोई भी हम सी प्रोग्राम बनाएंगे उनमें कम से कम एक फंक्शन जरूर होगा और उनका नाम होगा मेन। कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसमें मेन फंक्शन जरूर होगा और वो एक भी बार में होगा। तो इसलिए सी है एक स्पेशल फंक्शन, मेन फंक्शन है एक स्पेशल फंक्शन। एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद ए सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स यूज करेंगे अपने प्रोग्राम को, जहाँ अपने कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। तो हर एक स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन के साथ होगा। जैसे हम पहले प्रोग्राम में भी देखा कि प्रिंटफ की एक स्टेटमेंट लगी, उनके बाद में सेमीकोलन लगा, इट मींस इस स्टेटमेंट का यहाँ पर एंड होता है। कई बार हम किसी फंक्शन के बाद में, जैसे हमने लिखा है नोट दैट सी लैंग्वेज हैज ए फंक्शन दैट डज नॉट हैव ए बॉडी। कभी कभार हम किसी फंक्शन की बॉडी नहीं लिखते, उसके बाद भी हम सेमीकोलन लगा देते हैं, तो उसको भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंस द बॉडी ऑफ एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद लेफ्ट हैंडेड ब्रेस। कोई भी हमारे पास सी का प्रोग्राम है उसमें हर एक फंक्शन की बॉडी लेफ्ट हैंडेड ब्रेस से स्टार्ट होगी और राइट हैंडेड ब्रेस से एंड होगी। सो किसी भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में राइट हैंडेड ब्रेसेस की जो काउंटिंग है वो लेफ्ट हैंडेड ब्रेसेस के इक्वल होगी।
गेटिंग स्टार्टेड विद सी। जैसे हम कोई भी इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज सीखते हैं पहले, फिर उनके बाद अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम पैराग्राफ बनाते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज सीखनी भी बहुत आसान है। इसमें भी हम कुछ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स बनाते हैं, सीखते हैं, फिर उनको हम जोड़कर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बनाते हैं, और कीवर्ड्स, वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस लेकर हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत आसानी से हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर में, बहुत ही आसान होगा, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। और सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट हम कौन से यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में और लोअर केसेस में, डिजिट्स भी यूज़ करते हैं 0 से 9, कोई सिंबल स्पेशल भी यूज़ करते हैं जिनकी लिस्ट ये दी गई है। ये सिंबल्स हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई भी सी प्रोग्राम है उनका स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं। सबसे ऊपर प्रोग्राम क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन। इट इंक्लूड्स द कमेंट्स दैट टेल्स अबाउट ए प्रोग्राम, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें हम कुछ कमेंट्स लिखते हैं, उस कमेंट्स के जरिए हम क्या लिखते हैं, भी प्रोग्राम क्या है, जब प्रोग्राम का डेवलपर क्या है, प्रोग्राम डेवलप करने का मोटिव क्या है, जब प्रोग्राम किस डेट को डेवलप किया गया था, ये सब हम लिख सकते हैं, परंतु कंपल्शन नहीं है ये हम सब ने लिखना है। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन। हम अलग अलग लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स या मैक्रोज उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल डेक्लेरेशंस। हम जैसे कोई मेन प्रोग्राम लिखेंगे उसके ऊपर हमने क्या लिखना है, ग्लोबल डेक्लेरेशंस, जो हम खुद कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे या कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे जिसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेन प्रोग्राम सेक्शन। मैंने पहले बोला था कि हमारा जो एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम है उसमें कम से कम एक फंक्शन जरूर होगा और उसका नाम होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हम अलग अलग फिर कुछ लोकल डेक्लेरेशंस या कोई एग्जीक्यूटेबल पार्ट हम बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कुछ और फंक्शंस हमारे उनको कॉल करेंगे, और इस मेन फंक्शन की बॉडी के बाद हम सब प्रोग्राम सेक्शन जिसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिज़ाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम बनाएंगे, उनकी बॉडी बनाएंगे, परंतु हम उन्हें डिक्लेयर कहाँ पर करेंगे, ग्लोबल डेक्लेरेशन में। तो हम क्या कह सकते हैं, एक कोई भी प्रोग्राम है उनमें सबसे मेन है हमारे पास मेन प्रोग्राम। उस मेन प्रोग्राम के ऊपर हमें ग्लोबल डेक्लेरेशंस आती हैं, जो भी हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शंस या सब प्रोग्राम सेक्शंस जो बनाते हैं मेन फंक्शन के नीचे, उनको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है लिंक सेक्शन, जहाँ पर हम अलग अलग मैक्रोज या कोई हेडर फाइल्स हम यूज़ करेंगे। हेडर फाइल्स में क्या होता है, जो भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं उनकी बॉडी होती है, उनका कोड उन हेडर फाइल्स में होता है, तो उन फाइल्स का नेम हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, जो भी हम हमारे मेन फंक्शन या और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम यूज़ करेंगे। और सबसे ऊपर होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या देते हैं, कमेंट्स वगैरह देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि प्रोग्राम का ऑथर कौन है, प्रोग्राम डेवलप करने का मोटिव क्या है, या प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम किस डेट को डेवलप किया गया था। ये सब डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाती है। हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम कैसा है, जैसे जैसे हमने पहले बोला था कि हमारे प्रोग्राम से कम एक मेन प्रोग्राम जरूर होगा जिसका नाम होगा मेन। तो उस मेन प्रोग्राम की जो हमने आपको स्ट्रक्चर वो दिखाया है, जैसे पहले मेन है, उसके बाद इनकी पैरेंथेसिस है,
अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है तो रिसीव करनी है तो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे और यहाँ उनकी बॉडी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेस लेफ्ट हैंडेड और कर्ली ब्रेस क्लोज्ड राइट हैंडेड ब्रेस, और इन ब्रेसेस के बीच में ही हम सारियां स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इसलिए हम कोई भी बॉडी लिखनी है फंक्शन की तो हमें स्टार्ट कर्ली ब्रेस और राइट कर्ली ब्रेस से हम उनको एंड करेंगे। किसी भी सी प्रोग्राम में राइट हैंड कर्ली ब्रेसेस और लेफ्ट हैंड कर्ली ब्रेस की जो काउंटिंग है वो इक्वल होती है। In this program, no output will be given because empty function is used. इसमें हमने इसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखा तो इसलिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, बट दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट इज यूज्ड एज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। परंतु ये एक बेसिक फंक्शन है जिसे ਅਸੀਂ मेन फंक्शन के तौर पर यूज करते हैं to introduce the statements and other functions in the program in order to produce useful output. इस फंक्शन से ही हम कुछ और यूजर डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिससे हम अपना यूजफुल आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब व्हाट इज ए फंक्शन एंड मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन। ए फंक्शन इज ए मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। कोई भी फंक्शन क्या है, प्रोग्राम का एक मॉड्यूल है जो एक खास काम करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ए स्मॉल पर्पस प्रोग्राम, एक छोटे ये पर्पस के लिए हम इस बनाते हैं। फिर हम अलग अलग प्रोग्राम है एक प्रोग्राम से या एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। सी में दो टाइप्स के जो फंक्शन यूज होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद बनाते हैं। व्हाट आर हेडर फाइल्स। जैसे हमने पहली फाइल में देखा हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। The functions that are defined in C compiler or in C library are known as library functions, built-in functions, जैसे printf है, scanf है, और भी functions आएंगे। तो ये फंक्शन हम अपने मेन फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन इनको कॉल करते हैं, इनकी बॉडी हम खुद नहीं बनाते। कोई भी बिल्ट इन फंक्शंस है उनकी बॉडी हम खुद नहीं बनाते, उनकी बॉडी पहले ही बनी हुई होती है। तो हमने क्या करना, उनकी बॉडी वाली जो मेन फाइल है, हेडर फाइल है, जिस फाइल्स में उनकी बॉडी होती है उनको डिफाइन करना होता है, जो हमने लिंक सेक्शन पढ़ा था उसमें। तो वो होती हैं हेडर फाइल्स। The built-in functions in the C compiler are declare and prototype in several files. जो built-in functions है उनको declare या उनकी body कहाँ बनाएगी, अलग अलग files में। These files are included at very beginning at the header of the source code. कोई हम प्रोग्राम फाइल है उसके लिंक सेक्शन में बिगिनिंग में हम उन्हें यूज करते हैं। So the files that are included at the beginning of the program and contains the definition of functions is called header files. सो फाइल्स जो हम प्रोग्राम की बिगिनिंग में यूज करते हैं और उनमें यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हैव द एक्सटेंशन एज एच। उन हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट एच। हेडर फाइल्स आल्सो कॉल्ड इंक्लूड फाइल्स, इन्हें हम इंक्लूड फाइल्स भी बोलते हैं। तो जैसे हमने एक मेन फंक्शन बनाया है, जैसे हमने इस मेन फंक्शन में एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई है, प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल किया जो क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। इसकी बॉडी किसी और फाइल में है तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो को प्रिंट करा रहा है, परंतु हेलो को ऐसे ही प्रिंट नहीं करा रहा, इसकी एक बॉडी है, इसके कुछ और स्टेटमेंट्स होगी। वो बॉडी और स्टेटमेंट्स हम किस फाइल में डिफाइन की गई है, stdio.h। तो जब भी आपने printf फंक्शन यूज करना है तो आपको stdio.h फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो जब भी printf फंक्शन चलेगा तो वो अपनी बॉडी किस फाइल में ढूंढेगा, stdio.h फाइल, और अपनी बॉडी की सहायता से भी स्क्रीन पर हेलो को प्रिंट कराएगा। अब प्रोग्राम में कितनी बार, चाहे हजारों बार भी प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करें तो हमें एक बार ही
इस फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। ये नहीं हम जो 5 बार printf को यूज कर रहे हैं तो 5 बार फाइल इंक्लूड कराएंगे, नो। हम चाहे एक बार कोई भी फंक्शन हम एक बार यूज करते हैं चाहे 10 बार यूज करते हैं तो उनकी फाइल हमें एक बार ही इंक्लूड करवानी पड़ती है, जो हमारे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं समझता हूँ को आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।